तुम चाहते हो कि ये चोचले हैं और हम नहीं करना चाहते इन्हें, तो भाई सब आता है पर तुम्हें लिखना ही नहीं आता है। तुम भूले ही जा रहे हो कि मुझे किताब भी उठानी है, वो भूला। ठीक है, अब आपको एक मैं राज की बात बताने वाली हूँ और आप चौंक जाओगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, पीपल लिमिटेड है, तो आप खुश रहते हो और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और ये बात बुकों के लिए नहीं थी। अब मुझे पता है तुम क्लास 11th में तुमने क्या किया है, क्या किया है। पढ़े तो नहीं होगी, किताब उठाई नहीं होगी, है ना। पूरी क्लास 11 तुम लोगों ने मस्ती में निकाली है। अरे मेरे को पता है वैसे तुम इतना नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, पर तुम रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, तो इससे अच्छा क्या है कि अपने माइंड को रिलैक्स करो। हेलो मेरे धुरंधर्स, क्या हाल है आप सभी के। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं आपको एक रोड मैप बता दूं कि जिससे कि आप अपने क्लास 12th बोर्ड में 95% या उससे ऊपर ला सको। तो भाई केमिस्ट्री आप बस मेरे हवाले छोड़ दो, केमिस्ट्री में आपके नंबर एकदम अच्छे आएंगे और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को समझा लो कि ये नहीं कि मैं कल करूँगा कल करूँगा, कल कल करते तो भाई 2 महीने निकल चुके तुम्हारी क्लास को। ठीक है, सिर्फ कहना है मैं आज ही करूँगा, आज ही क्या अभी करूँगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपके 95% के आपके 100 ऑन 100 पे आएंगे। और भाई जिस भी टेबल पे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, आप जहाँ पे भी भाई आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे आप लिख लो आई गॉट 100 ऑन 100 इन केमिस्ट्री, आई गॉट 95% मार्क्स। ये कब काम करेगा, ये बस लिख के अपने ऐसे लिख के चिपका दिया दीवार पर, आप सो रहे हो बिस्तरों में। ठीक है, आप सोच रहे भाई अब मैंने लिख दिया मेरे नंबर आ जाएंगे और मैं सो रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। ये बस आपको ऐसा मोटिवेशन देने की, जब भी आप ऐसे टायर्ड फील करो यार अब मेरे से नहीं हो रहा, तो आप उस विजन को देखो जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है, यार मेरे को 100 ऑन 100 मार्क्स लेके आने हैं बस। और उसे ही देख के आप अपना मोटिवेशन, आपको किसी और मोटिवेशन वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। वही जो आपका जो गोल है ना, वही आपको मोटिवेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए एक बार आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बटी हुई है। दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये तीनों चैप्टर, ये जो तीनों ही पार्ट हैं, इनमें मतलब इन सभी के मिला के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास जो चैप्टर आते हैं दैट इज सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स की मैं आपको रिवीजन सीरीज में मैंने आपको करवा दिए हैं 30 मिनट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बाकी है, वो आज या कल में मैं आपको अपलोड कर दूंगी। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी बात करें तो उसमें डी एंड एफ लॉग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ठीक है, ये वाला चैप्टर ना आपको बहुत थ्योरी बेस्ड है, बस इसको अगर आप लास्ट मोमेंट में करोगे ना, देखो वैसे आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लास्ट मिनट पे करो, बट जो डी एंड एफ लॉग अगर आप इसको लास्ट मिनट पे भी करोगे ना, मतलब भाई थ्योरी है, थ्योरी का काम है, एकदम स्मूथ बना दूंगी। ठीक है, ये तो लास्ट मिनट वाला चैप्टर है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट कुछ लोगों को लगता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इतना मुश्किल नहीं है और मैं बहुत ईजी बना दूंगी। ठीक है, इसके अंदर भाई एक्सेप्शंस वगैरह हैं, वीबीटी है, सीएफटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई तुम्हारी गेम चेंजर है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने कर ली ना, मतलब तुमने सब कुछ कर लिया। हाँ मुझे पता है तुम क्लास 11th में तुमने क्या किया है, क्या किया है। पढ़े तो नहीं होगी, किताब उठाई नहीं होगी, है ना। पूरी क्लास 11 तुम लोगों ने मस्ती में निकाली है। मेरे को पता है इतना कोई सीरियस होंगे तो वही जेई नीट एक्सपीरियंस जो अपने सपने को लेके सीरियस होंगे। अगर जेई और नीट एक्सपीरियंस नहीं हो तो शायद तुमने क्लास 11th अच्छे से ध्यान नहीं दी होगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों ने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। तो और भाई क्लास 12th में चाहे तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तुम्हारी काम आए ना आए 11th की, ठीक है, जेई नीट दोगे तो ऑब्वियसली काम आएगी, वरना बोर्ड्स में उसका कुछ नहीं है। बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने क्लास 11th की स्किप कर दी तो तुम्हें क्लास 12th की तो ऑर्गेनिक समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ना तुम्हें 2 महीने लूंगी, सितंबर और अक्टूबर, उसमें मैं तुम्हें क्लास 11th के बेसिक्स जितने आने होंगे क्लास 12th में और क्लास 12th की केमिस्ट्री ना पूरी खत्म करवा दूंगी ऑर्गेनिक वाली। ठीक है, तो यही बस आपके डेंजर उसमें लिखा होगा नोट में। और इसके अंदर जो चैप्टर्स आएंगे दैट इज हेलो अरीन से लेके हेलो एल्केन हेलो अरीन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक, ये सारे चैप्टर्स आएंगे आपके। इसके अंदर आते हैं आपके 5 चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो अरीन, उसके बाद आपका एल्कोहल फिनोल ईथर, देन आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमीन्स, देन बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 5 चैप्टर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब भाई पढ़ाई का सबसे गोल्डन रूल की प्रिपरेशन का। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोल रही हूँ कि अगर आपने 10 किताबें खरीदी और उन 10 किताबों को अगर एक बार पढ़ रहे हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लिटरली उसकी जो वैल्यू है 0 है। चाहे तुम 10 कोई किताब ले आओ, कोई एमटीजे की ले आओ, कोई फिजिक्स वाला की ले आओ, कोई भाई अरिहंत की ले आओ, कोई ओसवाल की ले आओ, भाई चाहे कितनी ही बुक्स ले आओ तुम, और तुम्हारे सामने अगर 10 बुक रखी होंगी और तुम उनको चलो एक बार तुम पढ़ भी लेते हो उन सबको, तो भाई कोई बेनिफिट नहीं होना वाला। ठीक है, इसलिए तुम एक बुक लाओ और उसे ही 10 बार पढ़ो, आई विल गारंटी यू इट विल बेनिफिट यू मोर। और इनफैक्ट यही स्ट्रैटेजी होती है कि एक बुक को आप जब 10 बार पढ़ रहे होते हो ना, मान लो आपने एक चैप्टर को एक बार पढ़ा, ठीक है, आपके मान लो कुछ डाउट आया, ठीक है, दूसरी बार आपने पढ़ा, आपको वो डाउट तो आया, उसके साथ आपको एक और डाउट आया, तो आपको पता चल रहा है हाँ भाई दीज आर माई वीक एरियाज। और वहीं अगर आप नई बुक पढ़ रहे हो, इस बुक में कुछ और है, इस बुक में और है, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपके पास जब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं ना,
तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, पीपल लिमिटेड है, तो आप खुश रहते हो और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और ये बात बुकों के लिए नहीं थी। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 30 से 45 मिनट पढ़ रहे हो, ठीक है, दिस आर फॉर थ्योरी चैप्टर्स। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, ठीक है। देखो क्रैमिंग से देखो अगर आप क्रैमिंग कर रहे हो ना तो आप आज करोगे कल भूल जाओगे, ठीक है। अगर आप समझ के अगर कोई चैप्टर अगर ढंग से अगर 30 मिनट भी कर रहे हो ना, देन इट्स परफेक्ट। देखो 30 मिनट तो बहुत कम है, वैसे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए 30 मिनट तो नहीं, कम से कम 45 मिनट से 1 आवर, ठीक है। अगर आप इतना करोगे ना तो भाई केमिस्ट्री तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। देखो अब ये नहीं कि आप सारा दिन पढ़े ही जा रहे हो, मेरे को पता है वैसे तुम इतना नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, पर तुम रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, तो इससे अच्छा क्या है कि अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ठीक है, मतलब 1-2 घंटे अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ में दो, ठीक है। क्योंकि इंडोर अगर आप बैठे बैठे वहीं पढ़ रहे हो, वहीं रील्स देख रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं सो रहे हो, तो आपकी बॉडी की एक तो मूवमेंट नहीं होगी और आपका दिमाग ना एकदम जाम सा हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्मार्ट प्रैक्टिसिंग की एक ट्रिक दे देती हूँ। 1 शॉर्ट्स लेक्चर देखो, अपने नोट्स बनाओ और अपनी जितनी हो सके, देखो क्लास 12th का आपको देखो सिलेबस वगैरह आपको सब पता है, ठीक है भाई। PYQs करो, जितने हो सकते हैं उतने PYQs करो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस देखो PYQ से एक आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और PYQ से होगा क्या, जो आपकी जो क्वेश्चन आप करोगे वो आपसे बनने लगेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसके लिए आप ले सकते हो PYQs अगर आपको करने हो तो आप MTG के प्रीमियम नोट्स वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर एक MTG की आती है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, आप वो वाली बुक ले सकते हो, ठीक है भाई। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तुम्हें लेनी हो तो ले लेना, वरना नहीं, ठीक है। बस मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ, मेरे को बुक अच्छी लगी, उसके अंदर कंटेंट इतना अच्छा है, तुम्हें लेनी हो तो ले लेना, वरना मेरा इसके अंदर कोई भी 0 रुपीज़ का प्रॉफिट है भाई, ठीक है। अब बात चलते हैं हमारा जो अब 8 महीने बच गया, अब उनमें क्या करना है। सबसे पहले भाई अगर तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं है तो PYQs कहाँ से करोगे, ठीक है। सबसे पहले जून में आपके 3 या 4 चैप्टर कर लो, ठीक है, ताकि जून में आप अपने 3 से 4 चैप्टर कर लो। सबसे पहले वाले चैप्टर आप फिजिकल से स्टार्ट करो, फिजिकल आपकी पूरी होगी, पूरे न्यूमेरिकल के साथ पूरी होगी। अब इससे 2 फायदे होंगे, क्या, जो जून में जो आपके जो प्री मिड टर्म्स होते हैं ना, जून में जो आपके जो प्री मिड टर्म्स होते हैं, एक तो आपकी उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जब आपके वहाँ अच्छे नंबर्स आएंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यार देख अब तो मैं पढ़ रहा हूँ और देख मेरे नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे। पर ये तो भाई बहुत छोटी मोटी चीज़ है, जब तुम बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिकली प्राउड फील करेंगे। बट ये जो होती है ना कि आपने जैसे कि अपने आप को हर टाइम एक मोटिवेशन दो, एक रिवॉर्ड दो। मान लो कि आप एक चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप रिवॉर्ड दे सकते हो, अरे वाह आज तूने ये किया, ठीक है। आप अपने आप को रिवॉर्ड करो कि आपने हर छोटे से काम किया, भाई आज मैंने ये कर दिया, कल मैं एक्स्ट्रा करूँगा, ठीक है, आज मैंने ये कर दिया, आज मैं मोमोज खाऊंगा, ठीक है, आज मैं अगर 15 मिनट और पढ़ा तो आज मैं मोमोज खाऊंगा, आज अगर मैंने 15 मिनट और काम किया तो आज मैं चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जुलाई की। जुलाई तक हो जाना चाहिए आपका 60% सिलेबस। अब देखो आधी जनता क्या करेगी, जिन्होंने जून में नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगी, वो प्री मिड के लिए तैयारी करेगी। पर तुम तो ऑलरेडी जून में कर चुके हो, तो तुम क्या करोगे, प्री मिड के लिए भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, बुक से क्वेश्चन लगाओ, NCERT के क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस लगाओ, अपने सिलेबस और 2 चैप्टर्स कर लो, इनऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। उसके बाद अगस्त में आपका 80% सिलेबस हो जाना चाहिए, यानी फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये 2 सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपकी ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगी ना तो आपका मैक्सिमम मतलब 50% सिलेबस आपका पूरा हो गया। बस जून मतलब फिर आपकी जो जुलाई और अगस्त है, बस उसमें देखो जुलाई में आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे ऑब्वियसली, उसके बाद अगस्त में आप अपने चैप्टर्स पूरे कर लो, ठीक है। आपका 50% सिलेबस आपका अगस्त में खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके स्कूल में क्या होंगे, सितंबर में मिड टर्म एग्जाम्स, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली जो भी आप बोलते हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे आपके, और आपने अच्छे से कर लिए वो 5 चैप्टर। अब हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको क्या पढ़ना होगा, अगर आपके स्कूल में अगर ऑर्गेनिक आ रही है तो वो ऑर्गेनिक पढ़ लेना, वो 5 चैप्टर आपको आते ही हैं, ठीक है, आपके हाफ ईयरली में मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं सितंबर की। देखो 100% सिलेबस यहाँ पे फिर दिखाओ, देखो वैसे हो तो जाना चाहिए 100% सिलेबस, बट हाफ ईयरली में क्या आएगा, हाफ ही सिलेबस आता होगा ना, तो 50% जितना आपका आना है हाफ ईयरली में उतना तो आप कर चुके हो। अब सितंबर और अक्टूबर मेरे को दे देना, सितंबर और अक्टूबर में मैं आपको 11th और 12th दोनों की ऑर्गेनिक करवा दूंगी एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। नवंबर से अपनी रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। देखो नवंबर, अब नवंबर में क्या होगा, अपने मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उन वीक एरियाज को अपने एक पेज पे लिख लो, भाई चैप्टर 1 में मेरा ये वीक एरिया है, 2 में मेरा ये है। देखो पहले 5 चैप्टर्स में आपके वीक एरियाज आने तो नहीं चाहिए, ठीक है, पर अगर आपको एग्जाम से पहले पता चल रहा है कि आपके वीक एरियाज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो 5 चैप्टर है भाई वो तो आप सितंबर से पहले कंप्लीट कर चुके हो ना, ठीक है। आप ठीक है, तो आप उसमें अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब भाई अच्छा बीच में अक्टूबर रह गया भाई,
अच्छा अक्टूबर का देखो, ये नहीं करना अक्टूबर में, अक्टूबर का मैंने बता दिया ऑर्गेनिक करवाऊँ मैं, सीधी सी बात, ठीक है। ऑर्गेनिक में ही भाई PYQ सेशन लाऊंगी, ठीक है। नवंबर में हम क्या करेंगे, नवंबर में हम करेंगे हर चैप्टर्स के PYQs, नवंबर दिसंबर हम सारा PYQs में निकालेंगे, ठीक है। अब दिसंबर है, अब आपके स्कूल वाले प्री बोर्ड करवा रहे होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड 1, ठीक है। प्री बोर्ड 1 कब करवा रहे होंगे, दिसंबर में। वहाँ पे जब आपका यहाँ पे नवंबर में आप फुल रिवीजन कर लोगे और दिसंबर की शायद 15 तारीख के बाद करते हैं, तो आपके पास 1 महीना 15 दिन है, तो आप अपनी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस की नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। 15 के बाद अगर आपके प्री बोर्ड्स है तो आप प्री बोर्ड्स की तैयारी करोगे ऑब्वियसली। आप जैन में क्या करोगे, जैन में जो देखो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है ना, ये मत देखना कि अगर आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं ना या मेरे नंबर कम आ गए, इसको डीमोटिवेट मत होना। प्री बोर्ड एग्जाम जनरली आपके स्कूल वाले हार्ड बनाते हैं, ठीक है, बोर्ड से भी हार्ड बनाते हैं। अब हमें क्या करनी है, तैयारी उस लेवल की करनी है। अब आपने क्या करना है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं उन्हें एनालाइज करना है, अपनी आंसर शीट्स देखनी है, यहाँ गलती हुई, यहाँ उनको नोट डाउन करना है, ताकि आप ही गलती ना बोर्ड एग्जाम्स में ना करो, ठीक है। जान वाले होंगे, अब आप जब दिसंबर वाले एग्जाम्स दोगे तो आपको अपनी गलतियाँ तो पता चल जाएंगी कि मेरी ये गलतियाँ। अब कोशिश करना, और ये तुम्हारी कोशिश होनी भी चाहिए कि ये गलतियाँ तुम जनवरी वाले पेपर में ना करो, ठीक है। जनवरी वाले बोर्ड एग्जाम्स में तुम ये गलतियाँ ना करो। अब जनवरी वाले जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपके स्कूल वाले एक मिक्स्ड ब्लंडर हो जाएगा आपके स्कूल वाले में, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की भी आप लोग तैयारी करो। पर आपको ये नहीं भूलना है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चाहिए, प्रैक्टिकल्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आगे जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वाली वीडियोज़ भी बना दूँगी, ठीक है। जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो गए, टाइट्रेशंस वगैरह वो आपको करवा दूँगी अच्छे से, ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी अच्छा चला जाए, ठीक है। उसके बाद फैब में भाई प्रैक्टिकल एग्जाम देखे आओ। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम तो तुम्हारे स्कूल जाने के बाद ही होगा ना, अब घर आओगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ी होगा, हम घर आके सीधा पढ़ोगे, ठीक है। सीधा किताब उठाई, जो तुम्हारे वीक एरियाज थे उन पे काम करोगे, ठीक है। और भाई अगर हो सके तो ना अपनी प्रैक्टिकल बनाने में इतना ध्यान मत देना। प्रैक्टिकल तो तुम अपने भाई बहन से भी बनवा सकते हो, तुम बस अपना ध्यान, जो मेजर फोकस है ना, वो अपना पढ़ाई में लगाना, ठीक है। अब कुछ बच्चे मतलब जो नोट्स हैं, देखो वैसे जो मैं नोट्स दे रही हूँ ना, दे आर द बेस्ट नोट्स, ठीक है। उनका तुम प्रिंट आउट निकालो और उनको पढ़ो, ठीक है। उनके प्रिंट आउट, अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही कि जो मतलब मैंने लेक्चर में बताई थी और या फिर ऐसा लगता है ये चीज़ मिसिंग थी, तो तुम उसको उन जो तुमने नोट्स निकलवाए ना उनके ऊपर लिख लो कि ये चीज़ मिसिंग थी। इससे तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा। और वो नोट्स इतने सुंदर है ना, मतलब एक एक नोट्स यार इतनी मेहनत से बनाया है, वो नोट्स इतने सुंदर हैं, मतलब एक बार को तुम्हारा भी पढ़ने का, अगर तुम्हारा मन भी नहीं होगा, तुम्हारे सामने वो नोट्स रखे ना, तुम्हारा खुद ब खुद मन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, अब वो ब्लूमिंग होंगे या वो तुम्हारे ब्लास्ट होंगे वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ब्लूमिंग होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, एक ह्यूमन ट्री। अब अगर तुम रील्स वगैरह देख रहे हो, अगर मैं तुमसे अगर 5 रील पूछ लूँगी ना, तुमने लास्ट 5 रील्स क्या देखे, तुम वो भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन पावर ना बहुत ही कम है। कितने ही बादाम खा लो, ठीक है। अब ऐसा ही होता है हमारे साथ। केमिस्ट्री क्या है, रटने जैसा सब्जेक्ट है। अगर तुमने उसे आज पढ़ा, तुम कल उसे भूल जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने आज पढ़ा, फिर उसे तुम अगले दिन पढ़ो, फिर तुम उसे 7 दिन बाद पढ़ो, उसके बाद तुम उसे 14 दिन बाद पढ़ो, और उसके बाद तुम उसे 21 दिन बाद पढ़ो। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम केमिस्ट्री को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तुम क्या करते हो, तुमने आज किताब उठाई, कल किताब उठाई, और उसके बाद तुम भूले ही जा रहे हो कि मुझे किताब भी उठानी है, वो भूला, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। तुमने आज पढ़ा, तुमने कल वो फटाफट आपने रिवाइज कर लिया जो आपने नोट्स में पढ़ा था, उसके बाद तुम 7 दिन बाद पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम 14 दिन बाद पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम 21 दिन बाद पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद एक चैप्टर की आपकी एंटोनी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी में जितने भी हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। उसके बाद चैप्टर के अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको माइंड मैप्स भी दूंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी दूंगी, समरीज भी दूंगी, ठीक है। एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। उसके बाद भाई अगर ये देखो, एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो होती है वेटेज, ठीक है। किसी चैप्टर के वेटेज हो 3-4 नंबर और किसी चैप्टर के वेटेज हो 9 नंबर, सबसे पहले तुम 3-4 नंबर वाला पढ़ रहे हो, क्योंकि वो सीक्वेंस में पहले आता है। तो भाई ये गलती मत करना। मैं ये नहीं कह रही कि सारा मत पढ़ना, बट भाई अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो, ठीक है, तो तुम सबसे पहले 3 से 4 नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम 9 नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। सबसे पहले तो 9 नंबर वाला चैप्टर पढ़ो ना, ताकि उससे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। उसके बाद तुम 3 से 4 नंबर वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद भाई अपनी बुक में स्टिकी नोट्स, अगर तुम स्टिकी नोट्स नहीं यूज़ करते या फिर तुम चाहते हो कि ये चोचले हैं और हम नहीं करना चाहते इन्हें, तो भाई एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें जो वाइट वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बना के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप ये चोचले नहीं करना चाहते तो। उसके बाद विजुअल लर्निंग्स क्या होती है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स दे दिए। देखो एक बार जब हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ना, तो बस अगर हमारे आगे अगर हम फ्लो चार्ट होगा ना, तो हम उसके बारे में पूरा बता देंगे, हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वैसे था, ये वैसे था। बस वो आपके लास्ट मिनट रिवीजन्स के लिए हैं। फ्लो चार्ट्स भी इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को, ठीक है। ये जो ब्रांच होती है इनको बस मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स, ठीक है, डायमेंशंस वगैरह, यूनिट्स वगैरह, न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ ना बहुत होती हैं।
तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही चीज़ें करनी है। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगी, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन देखो, एक होती है अप्रोच, देखो पूरा तो देखो सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, पर देखो अगर वो क्वेश्चन अगर 1-2 मार्क्स का आ रहा है, अगर तुम उसे अगर पूरा अगर लेंथी तरीके से तो तुम उसे सॉल्व कर रहे हो, तो क्या वो वर्थ इट एग्जाम के लिए? तुम वो 1 नंबर के लिए तुम 4-5 जो मिनट हैं वो तुम उस क्वेश्चन पे गवा दे रहे हो, तो ये वर्थ इट नहीं है। पर हाँ, अगर वो जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है जब वो अगर 5 नंबर में आए, तो आई विल से दैट यार हाँ वर्थ इट तो है। पर जब वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं तुम्हें उससे शॉर्ट ट्रिक से अगर तुम 30 सेकंड में निकाल लेते हो, तो क्यों करना है भाई इतना लंबा मेथड? किसे दिखा रहे हो तुम इतना लंबा मेथड करके? ठीक है, तो भाई स्मार्ट अप्रोच करो। उसके बाद भाई आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भाई मैं तुम्हें इतने सुंदर नोट्स दूंगी, ठीक है, इतना मतलब इतना इतने कलरफुल नोट्स है ना, एक बार तुम उसे देख लेना, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी। बस एक बार उस नोट्स को देखना, एग्जाम में जाकर उस नोट्स को याद करना, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार तो आप अपनी नोट्स में लिखोगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक मतलब जैसे कि आपने हेलो एल्केन और हेलो अरीन करा, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 पेज के नोट्स बनाने हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन के, जिसमें कि आपने सारी रिएक्शंस लिख रखी हो। ये भाई आपकी लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करेगा, जब आप बस से जा रहे होगे अपने सेंटर की तरफ, भाई बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे आते हैं द 80-20 रूल की तरफ और आंसर प्रेजेंटेशन की तरफ। भाई अब आपको एक मैं राज की बात बताने वाली हूँ और आप चौंक जाओगे, ठीक है। अगर आप भाई बहुत ही अगर किसी बच्चे तक ये वीडियो नवंबर में दिसंबर में अगर ऐसे टाइम पे पहुँच रही है जहाँ पे तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो भाई मैं कह भी नहीं रही कि तुम्हें ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें फॉलो करना है 80-20 प्रिंसिपल। भाई ये बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि जो आपका जो 80% जो पोर्शन होता है ना बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन का, वो आपके 20% सिलेबस से आ रहा होता है। मतलब जो आपके जो 80% मार्क्स है ना, वो आपके पास 20% सिलेबस करने से आ रहे होते हैं। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नोमेनक्लेचर से आ जाएगा, वीबीटी से आ जाएगा, सीएफटी से आ जाएगा, और कहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ कर दो। अब आपकी जो रिएक्शंस होगी वहाँ क्या क्वेश्चन आएगा, ये SN1 को बता दो, SN2 को बता दो, SN1 के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, SN2 के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएगा, रीमंड-ईमन रिएक्शन आ जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आ जाएगी। तो ये चीज़ पता होती है, ठीक है। और उसके बाद भाई अभी जो कंसेप्ट्स आर यूजलेस इफ़ यू कांट प्रेजेंट देम। भाई बहुत ही गहरी बात है कि अगर तुम्हें बाय चांस ऐसा ना करे भगवान, पर अगर ऐसा हो गया तो कि तुम्हें सब आता है बट तुम्हें लिखना ही नहीं आता है, ठीक है, तुम्हें सब आता है पर तुम्हें लिखना ही नहीं आता है, तो क्या, तो भाई जो तुम्हारे नंबर, फिर नंबर आएंगे कैसे? नंबर तो लिखने से आएंगे। कोई एग्जामिनर तुम्हारे पास आगे थोड़ी ना समझेगा कि ये तुमने लिखा तो सही है पर ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे समझाओगे? नहीं ना, वो तो एग्जामिनर के पास तो शीट चाहिए, तुम थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो उसे तो बस भाई आंसर शीट में चाहिए कि तुम उसे सारा का सारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इन 2026 मेनी स्टूडेंट्स क्राइड बिकॉज देयर पेपर वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। हाँ भाई, ऐसा भी है, जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, कुछ बच्चे बहुत अपसेट थे कि उनका पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया, मैम हमारे क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यार उन्होंने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की। वो सीधा क्या गए, उन्होंने प्री बोर्ड 1 दे दिया, प्री बोर्ड 2 दे दिया, क्योंकि दे आर मैंडेटरी, ठीक है, उन्होंने प्री बोर्ड दे दिए और वो सीधा एग्जाम्स देने चले गए। जब उन्हें टाइम की मैनेजमेंट नहीं आई, ठीक है, कि मुझे ये वाला सेक्शन इतनी देर में करना है, इतनी देर में करना है, वो रिवीजन आएगी कैसे, वो प्रैक्टिस आएगी कैसे? वो आएगी जब आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करोगे। और ये नहीं कि आप सैम्पल पेपर 3 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं भाई, सैम्पल पेपर्स आपको करने हैं 2 घंटे 40 मिनट के आराम पूरे, ताकि आप पेपर को रिवाइज कर सको कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार हमने सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, पर जब हम घर आके चेक करते हैं तो यार लगता है अरे यार मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन कहाँ था। तो भाई आपके साथ ऐसा सिनेरियो ना हो तो भाई सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर नहीं करने तो तुम फिर पढ़ भी क्यों रहे, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही गहरी बात है जो मैं तुम सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को ये कह रहे हो ना कि भाई अब देख मैं इतने नंबर लाऊंगा, इतने नंबर लाऊंगा, भाई ये बोलने से ना तुम्हारे नंबर नहीं आ जाएंगे। पहले नंबर ले आओ, बोल तो बाद में भी लेना, ठीक है। और जब आपके नंबर आ जाएंगे ना तो आपके नंबर खुद बोलेंगे। इसलिए ये कोट मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है कि इंसान नहीं बोलता, बोलते हैं उसके दिल, ठीक है। सो अ पर्सन डजंट स्पीक, देयर डेज स्पीक फॉर देम। सो भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही टाइम है जिसमें आप हार्डवर्क कर सकते हो, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। तो थैंक यू सो मच। और भाई मिशन 95% एक्टिव होना चाहिए, इसलिए कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे धुरंधर्स कि आप लोग केमिस्ट्री में 100 और 100 लाओगे और अपने बोर्ड्स एग्जाम में 95% या उससे ऊपर लाओगे। तो थैंक यू सो मच।